इस बार दरअसल हो ये रहा है कि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है, शोकेसिंग की जा रही है कि बहुत डेवलपमेंट किया, झड़ी लगाई जा रही है, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, फाउंडेशन लेइंग होगी, शिलान्यास रखा जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे से लेके जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी। ये इसके साथ इसको नाकाफी मानते हुए जो दूसरी कवायद चल रही है, जिसकी तरफ रविकांत जी अभी इशारा कर रहे थे कि झांसी में क्या बोलेंगे, ग्रेटर नोएडा में क्या बोलेंगे, आज कैराना में खुद मुख्यमंत्री ने क्या बोला, इससे पहले अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान क्या बोला, आ, वो ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट जो है को शोकेस करना वो नाकाफी है, और इसके साथ या कहीं इससे ज्यादा मारक हथियार वो मान रहे हैं कि हम जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो ज्यादा काम आएगा। और इसी डायरेक्शन में आप देखें अगर, तो पिछले कुछ महीनों से पूरी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की कवायद उसी तरफ जा रही है। जो अयोध्या में 30 साल पुराना, 31 साल पुराना कार सेवकों पे गोलीकांड, उसको याद दिलाया गया, फिर उसका लोगों की मेमोरी में कैसे उसको लाया जाए, इसके लिए पहले मुख्यमंत्री इस बात को कह देते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष कहता है, फिर नीचे का जो कैडर है प्रवक्ताओं से लेके वो सारे लोग उनकी शुरुआत करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज का भाषण सुन लीजिए जो कैराना में कहा गया, और सबसे हैरत की बात यह है कि उस भाषण को देने के बाद जो कुछ भी वहां कहा, वहां और रामपुर में, उसके बाद तुरंत बाद से कवायद शुरू हुई कि कैसे मीडिया इसको ज्यादा से ज्यादा, मीडिया ने शायद बहुत प्रोमिनेंटली उदित, हालांकि दिखाते ही हैं लेकिन थोड़ा उससे कम दिखाया, तो पूरी कवायद शुरू हो गई सरकारी मशीनरी की कि भाई ज्यादा से ज्यादा जगहों पर इसको दिखाया जाए, छपवाया जाए, लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। और कैराना में जाकर उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो जो जाट और मुस्लिम वैमनस्यता पनपी हुई थी, जिसके चलते 14 में, 17 में, 19 में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली थी, वो जो आपसी मनभेद, मतभेद और फूट थी, वो कैसे खत्म हो रही है, उसको दोबारा कैसे जिंदा किया जाए। इसलिए ये भी कहा गया आज कि वो जो निर्दोष दो नौजवान मारे गए थे, कवाल का घटना का जिक्र करते हुए, कवाल कस्बे का, उनकी जाति को भी याद रखना। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। और इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको बता दूं, जब इस तरह की चीजें शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ये साफ नजर आता है कि बड़ी हताशा सी दिख रही है। आप देखें कि एक साथ जिसे कहते हैं ना कि वो कई चीजें आजमाई जाती हैं, आजमा कर उनका असर देखा जाता है कि भी कितना असर हुआ, लेकिन असर बहुत क्षणिक दिख रहा है। शायद इसलिए कोई चीज छोड़ी नहीं जा रही है। मऊ के दंगे भी एक दिन एक भाषण में याद दिलाया गया था, अयोध्या में मैंने आपको बताया कार सेवकों पे गोलीकांड याद दिलाया गया, अब्बा जान से शुरू हुआ था, कब्रिस्तान का मसला कहा गया कि भी वहां पहले कब्रिस्तान में वो होता था, पैसा खर्च होता था, हमारे समय में मंदिर में खर्च हो रहा है। और जिना का एक मसला सामने लाया गया, जब उसे नहीं चलते देखा गया तो बार बार उसको अलग अलग नेताओं ने अपने अपने भाषणों में, अभी भी कहीं कहीं चलता रहता है। तो ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इसमें एक हताशा का फुट नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा क्लिक नहीं कर पा रही हैं। जैसे पिछली बार का मुझे चुनाव याद है, शायद ये रविकांत जी याद होगा आपको, फतेहपुर या बदायूं में सबसे पहले जिक्र हुआ था कब्रिस्तान और शमशान का, और उसके बाद फिर पूरे चुनाव में कब्रिस्तान शमशान, कब्रिस्तान शमशान, और ये मुद्दा बन गया था। हर भाषणों में उसका जिक्र होता था, जनता के बीच में उसका असर होता था, बाकायदा संवाद की शैली में जनता से पूछा जाता था और जवाब मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा है, और शायद इसलिए अलग अलग तरह के चीजें जो है वो आजमाने की कोशिश हो रही कि शायद इनमें से कोई एक चीज ऐसी हो जो बहुत गहरा असर करे। लेकिन अफसोस की बात यह है, और या यूं कहें कि एक अच्छी बात है संसदीय लोकतंत्र में, कि पहली बार दरअसल महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इस तरह की चीजें जो है, और सबसे ऊपर तो महंगाई, ये मुद्दा दरअसल सब चीजों पे भारी पड़ रहा है। आप बुंदेलखंड में जाइए और वहां शुरू कीजिए, जल से नल परियोजना की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, और एक
कारखाने का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। लेकिन वहां पर जब आप बात करेंगे खुद उनकी सभाओं में आए हुए लोगों से, तो वहां परेशानी आपको महंगाई की नजर आएगी। लोग वही बात करेंगे, या जो आवारा जानवरों की बात कर रहे थे रविकांत जी, बुंदेलखंड में सबसे पहले से शुरू हुआ था और अभी भी बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाइए तो वहाँ किसानों की समस्या और महंगाई, ये दो चीजें सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। तो ये सारे मुद्दे और ये सारे बयानों के जरिए, सारे भाषणों के जरिए इन चीजों को आजमाने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा असर होते नहीं दिखा है। और इसलिए कहीं ना कहीं मुझे एक हताशा सी नजर आ रही है कि भाई किसी भी तरीके से कुछ भी इस वाले अंदाज में जो है वो हर रोज नए तर्कश से तीर निकाल कर फेंके जा रहे हैं कि कौन सा तीर कोई ना कोई तो लगेगा, किसी ना किसी पे तो जनता में हम हलचल पैदा करेंगे, किसी ना किसी पे तो हम चुनाव को असली मुद्दों से भटकाकर जहां हम जिस पिच पर ले जाना चाहते हैं उस पिच पर ले जाएंगे। और अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कार्यक्रम लगे हुए हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री गोरखपुर भी जाएंगे, फर्टिलाइजर फैक्ट्री एम्स का शुरुआत करेंगे वहां पे। बनारस में उनका कार्यक्रम है ही है। इसके अलावा अमित शाह अभी 13 नवंबर को स्टेट यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन लिंक करने आ रहे हैं, आधारशिला रखने। आजमगढ़ में कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी का बनारस में मंथन भी होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या किया जाए, उसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी आएंगे। कारण क्या है कि पूर्वी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश को ये मान लिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है। जो करने को है वो वही है कि हम मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाएं, कैराना के पलायन की याद दिलाएं। कैराना का वो पलायन जिसके बारे में बाद में हुकुम सिंह ने खुद ही कह दिया था कि हमने तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था, हमने तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की थी। तो वो चीजें पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज्यादा दरअसल दिखता कम है, या इस बारे में बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा कहा नहीं गया है। लेकिन असली संकट भारतीय जनता पार्टी के पास, रविकांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो संकट पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। और अखिलेश यादव की अगर आप स्ट्रेटजीज की को देखें, तो अब जो उनकी सारी स्ट्रेटजीज आपको नजर आ रही हैं, उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश को एड्रेस कर रहा है। चाहे वो अलग अलग दलों से गठबंधन को लेके हो। एक दल से भी उन्होंने किया था कुछ दिन पहले, सुहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी, एक दो दिन में शायद कल हो जाए या परसों हो जाए, वो अपना दल का जो दूसरा फैक्शन है, सोनेलाल पटेल की पत्नी और उनकी छोटी बेटी जो चलाती हैं अपना दल खमेरा वाली, उसके साथ होने का ऐलान है। एक आध और पार्टियां हैं। निषाद पार्टी का संकट कल ही शाम को सामने आया कि जब उसने कह दिया, संजय निषाद ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में जाने का ऐलान किया था, उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, वादा खिलाफी करेगी तो हमारे लोग वोट देंगे। और वो 9 तारीख से उनका प्रोटेस्ट, कल से उनका प्रोटेस्ट कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वो प्रोटेस्ट सरकार के ही खिलाफ होने जा रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लड़ाई कुछ ज्यादा दूर हो गई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का संकट भी बढ़ता जा रहा है। और विपक्षी दल जो है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी अपने पत्ते बहुत सही तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती उसी पार्टी की सरकार बनती रहती है। आमतौर पर ये देखा गया है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो संकट है वो मुश्किल है, और इसलिए शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिम में, आज कैराना रामपुर में मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब भी वो होते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके भाषणों का अधिकांश हिस्सा वो सांप्रदायिक गोलबंदी करने पर ही केंद्रित होता है। भले ही वो किसी विकास की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करने जा रहे हों या कुछ करने जा रहे हों, घूम फिरकर वो उन्हीं जगहों पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो महीना है, आज एक कैलेंडर जैसा सरकार की ओर से जारी हुआ है कि नवंबर दिसंबर में कितनी विजिट होने जा रही हैं, कौन कौन सी बड़ी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट तो एक अपनी जगह है, वो एक बहाना है, लेकिन उसी बहाने जनता को ज्यादा ब्रॉडर तरीके से एड्रेस करना है। और वो एड्रेस जो होंगे वो इसी तरीके से जहर बुझे एड्रेस होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि अतिशय हताशा में अब सत्ताधारी पार्टी को ये लग रहा है कि आखिरी जो अस्त्र है वो आखिरी अस्त्र यही है। और इसका जिस तरीके से भी जितने नीचे उतरकर इसका इस्तेमाल किया जा सके, नहीं चल रहा है, आज नहीं चलेगा कल चलेगा, इस प्रत्याशा में हर दिन जो है वो नई नई चीजें निकाल निकाल कर सामने लाई जा रही हैं।
कितना पुराना मऊ दंगा था, जिस मऊ दंगे को अब याद कराया जा रहा है। कितनी वो, मुझे लगता है एक पीढ़ी पैदा होकर जवान हो गई, उसने भी एक आध चुनाव में वोट डाल लिया है। उसके पहले का अयोध्या का 1990 का वो 1-2 नवंबर का गोलीकांड है, जिस गोलीकांड को याद कराया जा रहा है। तो ये अभी आप देखते जाइए उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि ये चीजें और ज्यादा विभत्स तरीके से नजर आएंगे सामने, जहां पूरी पूरी सरकार चलाने वाले प्रदेश में और देश में वो दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में काम करते हुए देखेंगे कि कैसे गोलबंदी संभव की जा सके, कैसे जो पिछड़ी जातियों का जो एका जो बनाया था, जो अब बिखर चुका है, जो वापस अपने मूल स्थानों की ओर, यानी पहले जिन पार्टियों के साथ उनका अलाइनमेंट होता रहा है, उस तरफ जाते दिख रहे हैं, उनको कैसे बांध कर रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये आने वाला समय काफी इस दृष्टि से रोचक होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।